हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस बढ़ेगी तभी सिलेक्शन मिलेगी। तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए आज हम बेहतरीन सेशन करने वाले हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए बेहतरीन क्वेश्चन आज कौन कौन से कंटेंट या कौन कौन से टॉपिक से हम करने वाले हैं वो टाइप्स हैं मशीन इनपुट के, पजल्स, रिवर्स सीलॉक्स के, कोडेड वर्ड रिलेशन। इन चार टाइप्स के क्वेश्चन की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे उतना ही सिलेक्शन के करीब पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। तो विजयी भव का आशीर्वाद लेके चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो मशीन इनपुट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ अरेंजमेंट चेक करना होता है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग। मेन आपको यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग भी पूछी जाती है कि किस तरह नंबर्स चेंज हो रहे हैं, किस तरह वर्ड्स में चेंज आ रहा है। तो वो क्या हो गया, हमें डिकोड ही करना पड़ता है वो, तो उसको हम कहेंगे कोडिंग डिकोडिंग। और पहली चीज़ जो यहाँ पे होती है कि स्टेप बाय स्टेप एक इनपुट, जैसे किसी मशीन है, किसी मशीन पे ये मशीन है और इसको यहाँ से इनपुट दिया गया, ठीक है, तो वहां से स्टेप बाय स्टेप उसमें किस तरह से आउटपुट निकल के आ रहे हैं, वो होता है मशीन इनपुट।
तो उस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो निकल के आ रहे हैं वो एक तरह से सॉर्टिंग होती है। तो उस सॉर्टिंग को चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या अरेंजमेंट यहाँ पे बनते जा रहा है हर स्टेप में। एक चीज़ तो वो होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है कि कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कि एक एडवांस फॉर्म में इसको लेके जाने के लिए यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनको किस तरह से चेंजेस किया होता है, वो भी किस बेसिस पे होता है, कोडिंग डिकोडिंग पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के सॉल्व करते हैं। इस इनपुट को चेक करते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले इनपुट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 25 केक एडवेंचर, 66 नेशनल, 77 58 ऑर्केस्ट्रा वेन्यू, 92 अर्थ और 15। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड और यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये मैं सबसे पहले अरेंजमेंट देख रहा हूँ कि क्या स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले स्टेप में देखो सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा आ गया, मतलब सबसे लेफ्ट एंड पे क्या आ गया, यहाँ पे वर्ड आ गया। और बाकी 25 सेम है, केक एडवेंचर, 66 नेशनल, 77 और उसके बाद ऑर्केस्ट्रा तो स्टार्टिंग में चला गया, वेन्यू 92 अर्थ 15 और एंड पे आ गया। अब यहाँ पे नंबर आ गया। तो राइट एंड पे हमें मिल गया यहाँ पे नंबर। तो पहले स्टेप में चेंजेस क्या हुई है कि लेफ्ट हैंड पे वर्ड आ गया और राइट हैंड पे आ गया नंबर। स्टेप 2 में देखते हैं। अब यहाँ पे देखो और क्या लेफ्ट हैंड की तरफ चीज़ चल रही है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट किस तरह से चल रही है लेफ्ट हैंड की तरफ। यहाँ पे भी देखो राइट हैंड पे चेंज आया, तो 52 से राइट हैंड की तरफ चेंज हो रहा है, मतलब लास्ट वाली चीज़ों पे हो रहा है, एक साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ, दूसरी साइड से राइट हैंड की तरफ। तो अब यहाँ पे आया अर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड में फिर से एक वर्ड आया और राइट हैंड पे एक नंबर आया। उसके बाद थर्ड स्टेप में भी देखो फिर से लेफ्ट हैंड की तरफ ही चल रहा है ये, ऐसा नहीं हुआ कि अब ये राइट की तरफ चल पड़ा। फिर से आगे ही इसके नंबर लगा है, अर्थ के आगे ही वर्ड लगा है यहाँ पे एडवेंचर। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा कि थर्ड स्टेप में भी यही हुआ। और यहाँ पे देखिए 66 था, उसके आगे 92 लगा है। तो यहाँ पे एंड में क्या आया, नंबर। बीच में बिल्कुल सेम है, वही चल रहे हैं, अर्थ ऑर्केस्ट्रा 25 केक और एडवेंचर चला गया स्टार्टिंग में तो नेशनल। तो तीनों स्टेपों में ये हुआ। अब फोर्थ स्टेप में देखिए सबसे पहले नंबर आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर। सबसे पहले यहाँ नंबर आ गया और यहाँ पे आ गया वर्ड एंड में। तो अब इस तरह से हो रहा है यहाँ पे कि नंबर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर आ गए और एंड पे यहाँ पे वर्ड आ गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर नंबर और यहाँ पे हो गया वर्ड और वर्ड। तो ये 6 स्टेप हो गए यहाँ पे। अब हमें देखना है कि ये जो नंबर आ रहे हैं या वर्ड्स आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, मतलब कि उनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो ओ, ऑर्केस्ट्रा में ओ, यहाँ पे ई, यहाँ पे ए, ठीक है। और यहाँ एंड में देखो जो बाद में इसने 3 वर्ड डाले, वी एन सी। इसका मतलब है सबसे पहले इसने वॉवल को उठाया। सबसे पहले इसने जो पहले 3 वर्ड हैं उसमें इसने कौन कौन से उठाए, वॉवल। और लास्ट के 3 में इसने जो वर्ड उठाए वो कौन से उठाए, कंसोनेंट्स, ठीक है। अब किस तरह से वॉवल उठाए उसने, उनका भी ऑर्डर देखना है। सबसे पहले इसने ओ उठाया, फिर ई उठाया, फिर ए उठाया, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर। और वॉवल किस तरह उठाए उसने, पहले वी, फिर एन, फिर एंड में सी है। इसका मतलब ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज में जो एंड में आता है वो उसने सबसे पहले उठाया। यहाँ पे वी इन तीनों के हिसाब से बाद में आता है, उसके फिर पहले एन आता है और फिर स्टार्टिंग में ए बी सी सी आता है। तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्सोनेंट चला और उससे पहले 3 स्टेपों में डिक्रीजिंग ऑर्डर में वॉवल चला। तो हमने वर्ड्स को डिकोड कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर में। सबसे पहले इसने 58 उठाया, फिर 66, फिर 92। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 58 के बाद 66 फिर 92, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेते हैं कि ये 3 नंबर जो उसने सबसे पहले उठाया राइट हैंड में, ये उठाया उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। और यहाँ पे देख लीजिए, अब ये यहाँ पे जब गया, ये लेफ्ट हैंड में गया, तो यहाँ पे भी 15 25 77, यानी कि इसका मतलब ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये दोनों ही इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और अगर ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता तो सबसे पहले 15 आता, लेकिन यहाँ सबसे पहले 58 है। इसका मतलब इन इन दोनों में कुछ ना कुछ डिवीजन तो है, इन दोनों का ये अलग अलग ग्रुप है, किसी ग्रुप में तो ये बिलोंग करते हैं। तो 58 66 92 और 15 25 77, तो इनमें देखिए क्या इनमें डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है, ये तीनों इवन नंबर है। ये 58 66 92 क्या इवन नंबर। तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या चला, इवन नंबर। और फिर लास्ट में जो 15 25 और 77, ये 3 क्या चले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या चले, ये ऑड नंबर। तो इस तरह से हमने पूरा डिफरेंशिएट कर दिया कि यहाँ पे कब कौन सा वर्ड उठाया गया और कौन सा वर्ड क्यों उठाया गया, कब उठाया गया और क्यों उठाया गया। दोनों चीज़ें हमने डिकोड कर ली हैं। अब बिल्कुल आराम से हम यहाँ पे स्टेप बना देंगे। तो ये रहा पहला स्टेप। इसको भी चलो, अगर मुझे बार बार ना लिखना पड़े नंबर को, तो इसलिए मैं उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको एक नंबर दे देता हूँ।
तो ये लीजिए मैंने नंबर दे दिया, इसको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 नंबर दे दिए मैंने। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड में क्या रखना है, डिक्रीजिंग वॉवल वाला पहला वर्ड रखना है। तो वॉवल वाले कौन से हैं, यहाँ पे ए है, उसके बाद आई है और उसके बाद यू है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यू आएगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि यू सबसे बाद में आता है वॉवल, तो यूनिफॉर्म आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए, तो मैंने अभी यूनिफॉर्म को रख लिया, इसको मैं यहाँ पे काटा लगा देता हूँ, मतलब कि मार्क कर देता हूँ। और उसके बाद एंड में अब मुझे क्या रखना है, नंबर रखना है इवन, इवन इंक्रीजिंग ऑर्डर का। तो मैं नंबर भी देख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन से इवन। एक तो हो गया 32, ठीक है, एक यहाँ पे 14 है, तीन ही होंगे क्योंकि तीन तीन का ही हो रहा है, एक 32 है, एक 14 है और एक है 68। तो सबसे एंड में क्या आएगा, सबसे एंड में इंक्रीजिंग ऑर्डर से चलना है। तो 32 14 और 68 में सबसे पहले क्या आता है, 14 आता है, तो यहाँ आ गया 14 बस। बाकी हम चीज़ें सेम लिख लेते हैं, यानी कि 1 के बाद 2 आएगा, तो 14 को भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मैंने लिख लिया है। मार्क करने का मतलब यही था कि अब मैं 8 को यहाँ ना लिख दूँ, 9 10, 10 के बाद क्या है यहाँ पे 12। अब ये देखिए 12 और 14 में कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं इसको सर्कल में डाल देता हूँ जो नंबर यहाँ पे इनपुट में यूज़ हुए हैं। अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड में फिर से लेफ्ट हैंड की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा, वॉवल वाला आएगा। तो यू तो हमने लिख लिया, अब कौन से बचे, दो ए बचा और आई बचा। तो पहले आई आएगा, इंटरनेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद ये आ गया यूनिफॉर्म, और यहाँ पे भी मुझे एंड पे ही रखना है इवन में, तो ये आ गया 14 पीछे हो गया। और 14 के बाद अब कौन सा आएगा, इंटरनेट को मैं रख दिया, इसको भी मार्क कर देते हैं। तो 14 के बाद अब कौन सा नंबर है, 32 है और 68 है, तो हम 32 को रखेंगे, यानी कि इसको भी मार्क कर देता हूँ। यहाँ आ गया एंड में 32, तो बीच में अब रख लेते हैं बाकी नंबर्स को, 1 2। हम नंबर पहले स्टेप से दे के नहीं रखने हैं, हमने कौन से स्टेप से दे के रखना है, इनपुट को दे के रखने हैं। ताकि अगर हम स्टेप को दे के रखेंगे तो या फिर यहाँ पे आप सर्कल आउट कर दीजिए कि कौन सा नंबर आपने रख दिया। 1 आ गया, 2 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, फिर उसके बाद कौन सा आया 5, फिर उसके बाद कौन सा आया 7, फिर आया 9, फिर आया 10 और फिर आया 12, इस तरह से। अब तीसरे में चलते हैं। अब तीसरे में मैंने अब आखिरी बचा, यानी कि एबेंडन बचा खाली वॉवल, तो इसको भी कैंसिल आउट कर देता हूँ। और लास्ट में कौन सा बचा, 68 ही बचा, इसको भी कर देते हैं। यानी कि यहाँ आ गया 2, ये हो गया 14, और एंड में आ गया हमारा 8, क्योंकि जो भी आ रहा है वो राइट एंड की तरफ जा रहा है। अब इसके आगे क्या आएगा, इंटरनेट, यूनिफॉर्म। तो अब कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, बस यही आएंगे। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। अब हमने क्या करना है, अब नंबर पहले रखना है। ये हमने जो है इसको कर लिया, पहले 3 ये और ये 3, ये पहला वाला हमने कर दिया। अब नीचे के 3 स्टेप में क्या करना है, हमें पहले ऑड नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है ऑड नंबर को, और डिक्रीजिंग में कॉन्सोनेंट्स को रखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने नंबर को रखना है, ऑड नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक तो है 57, ठीक है, 87 और 45। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 57 87 और 45 में 45 आएगा। 45 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 45 आ गया, तो बाकियों को सेम रख लेता हूँ। 45 को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 45 ए बी, के बाद इंटरनेट और यूनिफॉर्म। यहाँ पे भी एंड में यहाँ आ गया 14 टू 68, और एंड में मुझे वर्ड रखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक तो हो गया सैम्पल, एक हो गया बिहेवियर और एक हो गया लोफ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा यहाँ पे सैम्पल, क्योंकि एस बी और एल में सबसे एंड में क्या आता है, सैम्पल। सैम्पल ये एस ए शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ इसको। अब बीच में कौन कौन से आएंगे, पहला तो लिख लिया है, दूसरा आएगा, सैम्पल को भी यहाँ पे मार्क कर देते हैं, दूसरा के बाद पाँचवा, फिर सातवां, नौवां, ठीक है। बाकी 10 11 12 तो हमने लिख लिए हैं। तो टोटल देख लीजिए यहाँ पे कितने हैं, टोटल 12 हैं, क्या 12 ही बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये बन गए 12। अब आ गया हमारा पाँचवा स्टेप। पाँचवें स्टेप में अब हमने क्या करना है, फिर से ऑड नंबर देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर का।
तो हमारा अब कौन कौन सा नंबर बचा है, एक तो बचा है 57 और एक बचा है 87। तो पहले 57 को रखेंगे, क्या आ गया 57 के बाद 45, फिर अबंडन, फिर आ गया इंटरनेट, फिर आ गया यूनिफॉर्म, और यहाँ पे यहाँ आ गया 14, फिर हो गया 32, फिर हो गया 68, के बाद है सैंपल। और अब कौन सा आएगा सैंपल के बाद, कौन कौन से बचे थे, बिहेवियर और लोफ बचे थे, तो अब लोफ आएगा। तो ये आ गया, लोफ भी गया, और नंबर हमने कौन सा लगाया 57। तो 57 को भी यानी कि दो नंबर ये जो है इसको भी मार्क कर देते हैं। लास्ट स्टेप में हम आ चुके हैं, अब सिक्स स्टेप जो होता है लास्ट स्टेप होगा। लास्ट स्टेप में हम जो बच गया यहाँ पे क्या, एक बिहेवियर बच गया, और बच गया हमारा कौन सा नंबर 87। तो ये आ गया 87 के बाद 57 और 45। स्टेप सिक्स में देखिए यही हो रहा है, जो नंबर जो एंड में स्टेप आ रहा है उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, 77, 25 और 15 डिक्रीजिंग ऑर्डर में इवन नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आ रहे हैं, इसका मतलब स्टेप हमारा क्या है, सही चल रहा है। फिर आएगा मंडन, फिर आएगा इंटरनेट, फिर आएगा यूनिफॉर्म, ठीक है। और एंड में अगर हम देखें यहाँ पे तो 14, 32, 68, सैम्पल, लोफ और बिहेवियर, ठीक है। तो ये हो गए तीन नंबर, ये बीच में आ गए 14, 32, 68, एंड के तीन कॉन्सोनेंट वाले आ गए हमारे सैंपल, लोफ और बिहेवियर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारा पूरा का पूरा, अब देखो बीच में कोई नहीं है ये क्योंकि ये सब हमारे क्या हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये रहा हमारा सिक्स स्टेप। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने बहुत ही कम समय में, बहुत ही सही तरीके से, दोबारा बार बार नंबर को रिपीट भी नहीं किया। और इस तरह से जब ये एक बार सॉल्व हो जाता है तो बाकी जो क्वेश्चन जो है बहुत ही आराम से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो यहाँ पे देर आर 8 पर्सन्स की बात हो रही है। 8 पर्सन्स की बात हो रही है। कौन कौन से? IJK LMNONP इन ए कंपनी एट डिफरेंट पोस्ट। कौन कौन सी पोस्ट हैं? डायरेक्टर, CEO, VP, AVP, टीम लीड, लीड मैनेजर, मैनेजर, एसोसिएट। फ्रॉम हायर टू लोअर पोस्ट, मतलब हायर कौन सी है? डायरेक्टर की है, और सबसे लोअर है एसोसिएट की। तो चलिए मैं सबसे पहले ये पोस्टें बना देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया डायरेक्टर का, उसके बाद यहाँ पे है CEO, फिर उसके बाद है VP, फिर आ गया AVP, फिर टीम लीड, लीड मैनेजर, देन मैनेजर, एंड इन द लास्ट क्या है? एसोसिएट। ये हो गया सारी पोस्टें। उसके बाद ओनली वन पर्सन इज देयर ऑन ईच पोस्ट। एक ही पर्सन है एक पोस्ट पे। दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज़। कौन कौन सी सिटीज़ से बिलोंग करते हैं ये? कोलकाता, अमृतसर, लखनऊ, इंदौर, चेन्नई, हैदराबाद, रांची एंड देहरादून। आगे ये कह रहा है द पर्सन बिलोंगिंग टू साउथर्न सिटीज़ आर इमीडिएट जूनियर और सीनियर टू ईच अदर। जो साउथर्न सिटी से बिलोंग करते हैं वो क्या बैठे हैं? पास पास हैं। एक उसका सीनियर होगा और एक उसका जूनियर होगा, जाहिर सी बात है। तो कौन कौन सी सिटीज़ पहले देखते हैं यहाँ पे, साउथर्न वाली कौन कौन सी सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे साउथर्न सिटीज़ मेरे को जो देखने में आ रही हैं वो दो ही सिटीज़ हैं यहाँ पे। कौन कौन सी? एक है चेन्नई और एक है हैदराबाद। तो चेन्नई और हैदराबाद यहाँ पे क्या बैठे हैं? क्लोज क्लोज बैठे हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद पढ़ते हैं आगे। तो डिफरेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या कंडीशन दी हुई है। देर आर 3 पोस्ट बिटवीन M एंड O हु इज़ जूनियर टू एट लीस्ट 6 पर्सन्स। ओ बताया गया एट लीस्ट, कम से कम वो 6 से तो जूनियर है ही है। तो अगर 6 से जूनियर है तो कहाँ पे आएगा वो? 1 2 3 4 5 6। तो इसके नीचे ही आएगा, यानी कि या तो O आ जाएगा यहाँ पे, या तो O आ जाएगा एंड पे, यहीं आएगा O। या तो O आ जाएगा मैनेजर पे या तो एसोसिएट पे। और कितने पर्सन यहाँ पे? 3 पोस्टें हैं M और O के बीच में। तो 1 2 3 M आ गया यहाँ पे VP, और यहाँ पे 1 2 3 M आ गया AVP पे। उसके बाद लिखा है M इज सीनियर टू O। ठीक है, ऊपर ही आएगा, नीचे तो अब आ नहीं सकता क्योंकि 6 से तो यही नीचे है। तो M तो आएगा ही ऊपर। 3 पर्सन, M इज सीनियर टू O। द पर्सन हु बिलोंग्स टू रांची इज जूनियर टू द वन हु बिलोंग्स टू अमृतसर। अमृतसर से रांची वाला पर्सन जूनियर है, तो अमृतसर से नीचे आ गया रांची। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? अमृतसर के बारे में, हु इज जूनियर टू द वन हु बिलोंग्स टू हैदराबाद। तो अमृतसर के ऊपर आ गया हैदराबाद। ठीक है, बट नन ऑफ द थ्री आर इमीडिएट सीनियर और जूनियर टू वन अनदर। मतलब इकट्ठे लाइन में नहीं है, तो ये यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे क्रॉस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एज मैनी पर्सन आर सीनियर टू जे। जितने जे से ऊपर हैं सीनियर हैं, एज जूनियर टू एन, नहीं जूनियर एन से नीचे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब आगे चलते हैं। द वन हु इज़ फ्रॉम कोलकाता इज़ द VP ऑफ द कंपनी। जो कोलकाता से है वो VP है। कोलकाता से कौन है? एक तो कंडीशन में हमें पता है M है, तो यहाँ पे मैं कोलकाता लिख देता हूँ। ये यहाँ एक तो यहाँ आएगा कोलकाता VP, एक कोलकाता आएगा यहाँ पे। दो जगह पे आ गया कोलकाता। द वन हु इज़ फ्रॉम कोलकाता द VP ऑफ द कंपनी, ये लिख दिया। उसके बाद द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई इज़ नॉट द CEO ऑफ द कंपनी। मतलब चेन्नई यहाँ नहीं आएगा, यहाँ चेन्नई नहीं आ सकता। सीओ नहीं, सीओ जो है वो चेन्नई में नहीं है। M इज़ जूनियर टू J। M जूनियर है J से, यानी J ऊपर है और M उसके नीचे है। बट सीनियर टू N हु इज़ नॉट द मैनेजर। लेकिन N से सीनियर है, N से ऊपर आएगा। और N के बारे में बात की गई है कि वो मैनेजर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, M के ऊपर ही आना चाहिए J। ठीक है, और जितने J से ऊपर होंगे उतने ही N से नीचे होंगे। अगर तो मैं J को CO जगह रखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए N कहाँ आएगा? N J से ऊपर एक ही रह गया, तो N से नीचे एक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ N नहीं आ सकता, यहाँ O है। तो इसका मतलब यहाँ तो J कहाँ आएगा? डायरेक्टर की जगह आएगा, और N आएगा एंड पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे J कहाँ आ सकता है? M के ऊपर ही आना है। ठीक है, M के ऊपर आना है। तो M के ऊपर 3 जगह हैं, या सबसे ऊपर आएगा, या CEO की जगह आएगा, या VP की जगह। कहाँ नहीं आ सकता? सबसे ऊपर नहीं आ सकता। सबसे ऊपर J नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर मैं सबसे ऊपर J को रखूंगा तो सबसे एंड पे मुझे N को रखना पड़ेगा। तो मैं वो नहीं हो सकती, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे एंड पे क्या है? यहाँ पे O है। तो J या तो आएगा CEO, या तो J आएगा VP। इन दो जगहों पे J आ सकता है।
दो जगहों पे ही ये आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओनली 3 पर्सन आर सीनियर टू द वन हु बिलोंग्स टू अमृतसर। सिर्फ 3 ही पर्सन है जो सीनियर है अमृतसर से, तो यानी कि 1 2 3, अमृतसर कहाँ आ जाएगा, एवीपी। तो एवीपी पे है यहाँ पे अमृतसर, ये आ गया यहाँ पे अमृतसर, यहाँ पे भी आ गया अमृतसर। फिर आगे पढ़ते हैं, एल एंड पी आर इमीडिएट सीनियर और जूनियर टू ईच अदर। एल और पी भी इमीडिएट इकट्ठे ही आएंगे। फिर आगे, बट नाइदर ऑफ देम बिलोंग्स टू अमृतसर, लेकिन दोनों ही अमृतसर से बिलोंग नहीं करते। दोनों ही क्या है, अमृतसर से बिलोंग नहीं करते। कौन, एल और पी। यहाँ पे अमृतसर तो मैंने फिक्स किया हुआ है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एल और पी दोनों ही यहाँ नहीं आएंगे एवीपी। एवीपी पे अमृतसर है, सेकंड केस पे तो एम रखा ही हुआ है, बस फर्स्ट ही केस है जहाँ पे कुछ नहीं रखा, तो वहाँ पे एल और पी हम नहीं रख सकते। आगे कह रहा है आई इज ए सीनियर टू के। आई क्या होगा, सीनियर होगा के से। द वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ इज अ इमीडिएट जूनियर टू द वन हु बिलोंग्स टू रांची। तो रांची के लिखा हुआ है लखनऊ इज अ इमीडिएट जूनियर है रांची के, तो रांची के नीचे क्या आ जाएगा, लखनऊ। ये आ गया यहाँ पे, यहाँ से इमीडिएट जूनियर। द वन हु बिलोंग्स टू देहरादून इज द जूनियर मोस्ट इन द कंपनी। तो जूनियर मोस्ट यहाँ पे सबसे एंड पे कौन आएगा, देहरादून। सबसे एंड पे हम देहरादून को रखेंगे। ये आ गया यहाँ पे देहरादून। उसके बाद पी बिलोंग्स टू हैदराबाद, पी बोला हुआ है हैदराबाद से है। ठीक है, पी कहाँ से है, यानी कि ये पी हैदराबाद से। यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ पी कहाँ से बिलोंग करता है, हैदराबाद से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखिए हमने सारी कंडीशन एक बार देख ली, तो चलिए पुट करते हैं इनको। चंडीगढ़ और हैदराबाद देखिए इकट्ठे आएंगे। ठीक है, चंडीगढ़ और हैदराबाद इकट्ठे आएंगे, तो इकट्ठे अगर चंडीगढ़ और हैदराबाद आएंगे, और हैदराबाद के बारे में लिखा हुआ है ये अमृतसर से ऊपर आएगा। ठीक है, तो अमृतसर तो मैंने लिखा हुआ है, अब ऊपर हैदराबाद इन्हीं दोनों में आ सकता है कहीं, तो इन्हीं दोनों में हैदराबाद कहाँ आएगा। अब एक चीज़ और देखिए, हैदराबाद के साथ चेन्नई आना ही आना चाहिए। ठीक है, चेन्नई आना ही आना चाहिए। चेन्नई लेकिन यहाँ नहीं आ सकता सीओ की जगह, तो मतलब चेन्नई ऊपर आएगा और हैदराबाद नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हैदराबाद आएगा, यहाँ पे चेन्नई आ जाएगा। पर हम लिख देते हैं चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई और हैदराबाद हो गया। और हैदराबाद में इसने लिखा हुआ है, हैदराबाद में क्या है, पी है, तो पी को भी पुट कर देते हैं। पी आ गया यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, अब देखिए पी यहाँ पे आ गया, अब जे ऊपर तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो जे की एक ही जगह बची, यही। ऊपर जे नहीं ना आ सकता, अगर ऊपर जे आएगा तो नीचे एन ना आना रखना पड़ेगा, वो हम नहीं रख सकते, तो जे की यही जगह बची। यानी कि जे के ऊपर दो हैं, तो एन के नीचे भी दो होने चाहिए, तो एन आ गया हमारा यहाँ पे, एन के नीचे दो हो गए। और एन उसने कहा था क्या नहीं हो सकता, मैनेजर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एन मैनेजर नहीं है, एन क्या है, लीड मैनेजर। यहाँ पे देखिए जे ऊपर है, एन नीचे है, ये हमने कर लिया था। तो हमारी कंडीशन जे और एन वाली कंप्लीट हो चुकी है। जे एम और एन ये वाली कंडीशन भी कंप्लीट हो चुकी है। रांची के नीचे लखनऊ आएगा, रांची के नीचे लखनऊ आएगा, लेकिन अमृतसर के नीचे रांची नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब रांची यहाँ, लखनऊ यहाँ, अमृतसर के इसने लिखा था डायरेक्ट नीचे नहीं आना चाहिए, हम रांची को यहाँ रखते हैं और लखनऊ को रखते हैं यहाँ पे भी रांची यहीं आएगा। ठीक है, और लखनऊ कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। उसके बाद रांची और लखनऊ भी हो गया। एल और पी इकट्ठे आएंगे, यहाँ पे देखिए एल इसके साथ जगह ही नहीं है, इसका मतलब पहला केस हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। पहले केस को हम कर देते हैं कैंसिल आउट। तो एल के साथ हमने क्या रखना है, अब एल के साथ पी होना चाहिए, यानी कि एल आ गया ऊपर। और आई और के, आई बोला था सीनियर होता है, तो आई ऊपर आ गया, के नीचे आ गया। अब एक सिटी बच गई है, तो एक सिटी आई से कौन सी बच गई है हमारी, यहाँ पे आई से हमारी सिटी जो रह गई है वो है इंदौर, तो इंदौर आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारा। तो इस तरह से ये पजल सॉल्व हो चुकी है। डायरेक्टर कौन है, एल, जो कि रहता है चेन्नई में। सीओपी हैदराबाद, वीपी जे कोलकाता, एवीपी एम, एम अमृतसर, टीम लीड आई इंदौर, एल एम यानी कि लीड मैनेजर, एन रांची, एम से कौन सा मैनेजर, के लखनऊ, और एसोसिएट कौन है, ओ, जो कि रहता है दिल्ली में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम आ चुके हैं दोस्तों रिवर्स सिलॉग्स में। रिवर्स सिलॉग्स में क्या होता है,
फॉरवर्ड स्लॉक, अगर नॉर्मल स्लॉक की बात करें, हमें स्टेटमेंट दी होती है, हमें पूछा गया होता है कि कौन जो कंक्लूजन है ये फॉलो करेंगे कि नहीं। रिवर्स में हो गया उससे उल्टा, हमें कंक्लूजन दिया हुआ है और कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बतानी है कि ये कंक्लूजन किसके हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स के कंक्लूजन है, हमें ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है यहाँ पे। तो चलिए आपका समय मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले कीजिए इसको अटेम्प्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए यहाँ पे गलती से आंसर पहले ही क्लिक हो गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं कि किस तरह से आंसर आएगा इसका, वो चेक करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए गोट और डॉग का, गोट और डॉग का यहाँ पे रिलेशन पॉसिबिलिटी का पूछा है, निकाला गया, कंक्लूजन निकाली गई और हमसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट की ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप देखिए यहाँ पे सब में ही सम गोट्स आर नॉट डॉग्स, सम गोट्स और सम गोट्स आर नॉट डॉग्स की पॉसिबिलिटी नो गोट इज डॉग हो सकती है, सब जानते हैं। तो इसका मतलब सब में ये सम गोट्स और नॉट डॉग्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम नहीं पता कर सकते। दूसरी दी हुई है सम डॉग और रैट, ये किसका कंक्लूजन होगा, सम डॉग और रैट का। अब पहले में देखिए, पहले में ओनली ए फ्यू डॉग्स और कैट दिया हुआ है, फिर सम कैट और रैट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए ओनली ए फ्यू में, ओनली ए फ्यू में क्या होता है, सम और सम नॉट चेक करते हैं हम। तो सम का रिलेशन चल रहा है यहाँ पे, तो पहले डॉग है उसके बाद कैट है, ठीक है, पहले डॉग है फिर कैट है और फिर कैट के आगे रैट है, मतलब इस तरह से सम का रिलेशन बन रहा है। तो अब देखिए डॉग और इसमें डॉग और रैट का रिलेशन तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि सम के कैसे बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं, ठीक है। ये आ गया डॉग, ये आ गया कैट और ये आ गया रैट। तो जो भी जो पास पास के होते हैं सम के, उसी में रिलेशन बनता है सम का, दूर दूर का नहीं बनता। तो यहाँ पे डॉग और रैट दूर दूर थे, तो हम ये वेन डायग्राम नहीं भी बनाते तो भी हमें पता लग जाता कि डॉग का रैट के साथ कोई रिलेशन नहीं बन सकता है, तो इसलिए पहला हमारा आंसर नहीं हो सकता है। दूसरे में देखिए, दूसरे में वही सम डॉग और, यहाँ पे तो कैट ही चलेगा, उसके बाद कैट से रैट, कैट यहाँ पे देखिए कितना है, 100, ऑल का रिलेशन चल रहा है, ऑल यानी कि 100% कैट जो है वो रैट है। अगर 100% कैट रैट है, तो इसका मतलब कैट का कुछ पार्ट डॉग भी है, तो वो भी तो रैट होगा, ठीक है। क्योंकि कैट क्या है, यहाँ पे कैट का एरिया छोटा है, ठीक है, और रैट का एरिया बड़ा है, और पूरा का पूरा कैट यहाँ पे क्या होगा, रैट होगा। अगर पूरा का पूरा 100% कैट रैट है, तो आप देखिए जो कैट के साथ सम का रिलेशन बन रहा है डॉग के साथ, डॉग का उतने वाला पार्ट भी तो अब रैट बन जाएगा, तो इसलिए ये बिल्कुल फॉलो करेगा यहाँ पे। इसलिए सेकंड आंसर, इसका सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। और यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट में दो दो स्टेटमेंट्स का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब जो भी कोई सिंगल स्टेटमेंट निकलेगी वही हमारा आंसर होगा। तो इसलिए हम बाकी हम इसको जरूरत नहीं है चेक करने की, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं यहाँ पे किस तरह से अगले नेग्लिजिबल हो रहे हैं, यहाँ पे कैंसिल कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए सम का रिलेशन चल रहा है, जैसे ऊपर चल रहा था, ऊपर इसने यहाँ पे ऑनली सम लिख दिया था, यहाँ ऑनली ए फ्यू लिख दिया है, तो हम काउंट एज ए सम ही करेंगे, क्योंकि डॉग से कैट और फिर कैट से रैट, इसका मतलब डॉग से रैट तो बन नहीं सकता, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे तो नो का रिलेशन आ गया, ऑनली फ्यू डॉग के बाद आगे नो आ गया, तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन बनेगा ही नहीं। और यहाँ पे भी ऑल के बाद नो आ गया, तो यहाँ पे भी सम का रिलेशन ही बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशन बनेगा, सिर्फ पहले का ही, बिना वेन डायग्राम सॉल्व किए भी, और पहले का नहीं सॉरी दूसरे का ही, कि बिना वेन डायग्राम सॉल्व किए ही हम इसका बना सकते हैं। अगर वेन डायग्राम से भी देखना है तो ऑल कैट, ये हो गया रैट, ठीक है, और ओनली ए फ्यू डॉग्स और कैट, ओनली ए फ्यू डॉग्स कैट बन जाएंगे। तो इसी तरह से देखिए बन गया यहाँ पे सम डॉग और रैट का, यहाँ पे कंक्लूजन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। क्योंकि
अब एक दूसरी तरीके से भी आप देखिए, मैंने अगर मेरी आप पुरानी वीडियोस देखेंगे जिसमें सिलॉक्स को मैंने बिना वेन डायग्राम के सॉल्व किया है, कोडेड सिलॉक्स को भी बिना वेन डायग्राम के सॉल्व किया, और दूसरे सिलॉक्स जो होते हैं उसको भी बिना, जो सिंपल सिलॉक्स होते हैं उसको भी बिना वेन डायग्राम के सॉल्व किया है। तो उसमें आप देखिए मैंने बताया था कि अगर ऑल ए आर बी है, ए का एरिया छोटा होता है और बी का एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। अब बी अगर जो बड़ा है, अगर ये किसी के साथ भी 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव का रिलेशन में आएगा तो ए को भी उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लो ये ए है ये बी है, अगर ये 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है किसी के साथ, ठीक है, तो आप देखिए ए को ही फॉलो करना पड़ेगा, नो ए सी बी हो जाएगा। और अगर यही ए और यही बी अगर 100% पॉजिटिव का रिलेशन बना रहा है किसी के साथ, ये हो गया 100% पॉजिटिव का रिलेशन, तो अब देखिए ए को ही फॉलो करना पड़ता है ना यहाँ पे, कि ऑल ए आर सी भी होता है। वही चीज़ यहाँ पे भी उसी चीज़ के साथ है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने जो आर है इसने रिलेशन बनाया, ठीक है, यहाँ पे सॉरी आर ने नहीं सी ने रिलेशन बनाया 50% का। तो अब आर को थोड़ी जरूरी है उसको फॉलो करना है, लेकिन आर का जितना सी का 50% होगा वो तो आर के अंदर आ गया, तो इसलिए यहाँ पे सम का रिलेशन जरूर फॉलो करेगा डॉग का रैट के साथ। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इसका ट्रू आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला हमें दिया हुआ है सम को क्रोज और नॉट मंकी, सम क्रोज और नॉट मंकी कंक्लूजन दिया हुआ है, किसका स्टेटमेंट का हो सकता है ये। यहाँ पे देखिए क्रोज और मंकी का ओनली ए फ्यू का रिलेशन है, तो ओनली ए फ्यू में हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ सम नॉट का रिलेशन ट्रू होता है। फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ जो रिलेशन बनता है वो ट्रू होता है। अगर सेकंड से फर्स्ट की तरफ हो वो नहीं होता ट्रू। अगर यहाँ होता सम मंकीज और नॉट क्रो तो वो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन सम क्रोज और नॉट मंकी वो बिल्कुल फॉलो करेगा, क्योंकि ऑनली ए फ्यू के केस में फर्स्ट एलिमेंट से याद रखिएगा सेकंड एलिमेंट की तरफ अगर एलिमेंट पहला एलिमेंट पहले लिखा हुआ है और सेकंड एलिमेंट बाद में लिखा हुआ है, सम नॉट का रिलेशन दिया हुआ है, तो वो बिल्कुल ट्रू होगा। तो पहले में भी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरे में देखिए, दूसरे में तो सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन दे दिया क्रोज और मंकी का, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें सम नॉट का कंक्लूजन यहाँ पे इसका बिल्कुल नहीं बन सकता है, दूसरा बिल्कुल नहीं होगा। तीसरे में भी यहाँ पे सम क्रोज और मंकी लिख दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए अगला जो है सम क्रोज और मंकी, यहाँ पे भी क्रोज और मंकी का सम का रिलेशन दिया हुआ है, इसका भी सम नॉट नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे पहले से ही हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन बन सकता है सम क्रोज और नॉट मंकी, इसलिए इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला अगर देखना अपने पॉसिबिलिटी पूछ रहा है आउल और स्पैरो की, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको जो पहले चीज़ बताई थी वही चीज़ यहाँ फॉलो करो कि आउल का क्रो के साथ 100% का रिलेशन है, मतलब आउल छोटा है क्रो बड़ा है, ठीक है। और आगे क्रो यहाँ पे सम का रिलेशन बना रहा है मंकी के साथ, ठीक है। अब सम का रिलेशन बना रहा है यानी कि 50% का रिलेशन बना रहा है। अगर ये 50% का रिलेशन बना रहा है तो यहाँ पे आउल इसको फॉलो नहीं करेगा। तो जब यहीं पे आउल इसको फॉलो नहीं करेगा, उसके आगे ये मंकी आ गए फिर स्पैरो के साथ रिलेशन बना रही है, ठीक है। तो जब यहीं से इसका रिलेशन टूट गया, आउल का रिलेशन यहीं से टूट गया, तो आगे रिलेशन कैसे बनेगा। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊँ तो ये देखिए ऑल आउल और क्रो, ठीक है, ओनली ए फ्यू क्रो आर मंकी। यही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आउल का मंकी के साथ कोई रिलेशन है, यहीं पर रिलेशन टूट गया, क्योंकि क्रो यहाँ पे 50% का रिलेशन बना रहा है सिर्फ, फिर 100% का नहीं बना रहा। अगर 100% बनाता तो इसको फॉलो करना पड़ता, अभी इसको फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आगे पढ़ो या नहीं पढ़ो कि मंकी का रिलेशन है पैरों के साथ नो का 100% नेगेटिव का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहीं से रिलेशन में क्या आ गई, दरार आ गई, यहीं से रिलेशन टूट गया। तो इसलिए ये फॉलो
डेफिनेट रिलेशन नहीं करेगा। तो अगर डेफिनेट रिलेशन नहीं करेगा तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी फॉलो होएगी ना यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी जरूर फॉलो होएगी इसकी। ये दोनों कंक्लूजन पहली स्टेटमेंट के ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब मैं ये बार इसकी स्टार्ट नहीं करूँगा, इससे फिर आंसर भी आ जाता है सामने। तो एक पॉसिबल टाइम लेके चलते हैं कि थोड़ी देर के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पहले आंसर ना दिखे। चलिए चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। कंक्लूजन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, नो मैंगोज आर ऑरेंज, और दूसरा कंक्लूजन सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज। तो चेक करते हैं किसका आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, पहली स्टेटमेंट में देखिए एप्पल और ऑरेंज का और मैंगो, नो का रिलेशन पहले देखिए यहाँ पे, मैंगो और ऑरेंज का। ये रहा मैंगो और ये रहा यहाँ पे ऑरेंज। यहाँ पे देखिए ओनली का केस है यहाँ पे। ओनली के केस में क्या होता है, ओनली के केस में मैंने, आप पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं कि मैंने बताया था, ओनली जब भी दिया हो, ओनली मान लो ओनली ए इज बी, तो हम करते क्या हैं, ऑल बी इज ए, ये वाली वेन डायग्राम बनाते हैं कि ऑल बी इज ए होगा। ठीक है, हम यही वेन डायग्राम बनाते हैं। लेकिन इस चीज़ यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बनाने से भी ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान रखना है, उस तब आप वेन डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड एलिमेंट है, इनमें और फर्स्ट एलिमेंट में रिलेशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, उस रिलेशन को पहले समझना है। जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड नंबर पे होगा ओनली के बाद में, वो क्या होगा, बड़ा ही जिगरी यार होगा फर्स्ट एलिमेंट का। फर्स्ट एलिमेंट का बड़ा ही जिगरी यार होगा सेकंड एलिमेंट। जिगरी यार का मतलब है वो किसी से भी रिलेशन नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, किसी से भी रिलेशन नहीं बनाएगा। और बताने के लिए कि मैं अपनी सिद्ध करने के लिए अपनी जिगरी यारी, वो किसका रिलेशन बनाता है, नो का रिलेशन बनाता है। वो नो का रिलेशन बनाता है अपनी यारी सिद्ध करने के लिए। अब यहाँ से देखो, आपको नहीं पता लगेगा कि नो का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। जैसे मान लो ये सी है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी, ये बी किस, बी और सी का यहाँ पे नो का रिलेशन बिल्कुल ट्रू होगा, नो बी इज सी बिल्कुल ट्रू होगा। अगर नो का रिलेशन ट्रू होगा तो इसका मतलब सम नॉट का रिलेशन भी बनेगा, सम बी की नो के बाद सम नॉट फॉलो करता है, तो सम बी इज नॉट सी भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ वेन डायग्राम से नहीं पता लगेगा, ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर आपको ओनली का केस दिया गया है और आपको सेकंड एलिमेंट या कोई भी रिलेशन पूछा गया है, तो सेकंड एलिमेंट के साथ नो का रिलेशन फॉलो होगा और सम नॉट का भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे वही है, दोनों जगह उसने ऑरेंज के साथ एक बार नो का रिलेशन पूछा गया है और एक बार सम नॉट का रिलेशन पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए पपाया है, ठीक है, पपाया है बीच में, पपाया रिलेशन बना रहा है एप्पल के साथ। एक बार एक साइड से वो एप्पल के साथ रिलेशन बना रहा है और एक साइड से वो बना रहा है के साथ रिलेशन, मैंगो के साथ। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं, देखिए दोनों ऑरेंज पपाया दोनों के साथ रिलेशन बना रहा है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम है ना, यहाँ पे सी मान लो यहाँ पे क्या है, सी मान लो यहाँ पे एप्पल है। ठीक है, और अगर एक रिलेशन और है यहाँ पे, वो क्या है, मैंगो है। ओनली ये इफ में, ओनली ये इफ में भी तो हम सम ही लेंगे ना इसको, कि सम मैंगोज आर पपाया, उसकी भी तो ऐसे ही बनेगी। ये है मैंगो, ठीक है, और बीच में ए क्या है यहाँ पे, पपाया है। तो मैंगो से पपाया की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए बी, सी के साथ भी नो का रिलेशन बनाएगा, और बी क्या है यहाँ पे, ऑरेंज है, और ऑरेंज यहाँ पे मैंगो के साथ भी नो का रिलेशन बनाएगा, सिद्ध करने के लिए अपनी क्या, जिगरी यारी। एक बार इसको मैं साफ तरीके से बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता लगे। बिना वेन डायग्राम के भी हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस मेन चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पपाया दोनों के साथ सम का रिलेशन बना रहा है। एक साइड से वो सम का रिलेशन, बीच में पपाया है, एक तरफ से ये एप्पल के साथ रिलेशन बना रहा है और एक तरह से ये मैंगो के साथ रिलेशन बना रहा है। लेकिन ऑरेंज इसका जिगरी यार, ऑरेंज इसका जिगरी यार, वो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। तो वो अपनी जिगरी यारी को सिद्ध करने के लिए वो ए के साथ भी नो का रिलेशन बनाएगा और मैंगो के साथ भी नो का रिलेशन बनाएगा। ठीक है, वो ए के साथ भी नो का रिलेशन बनाएगा और ए यानी एप्पल के साथ भी नो का रिलेशन बनाएगा और मैंगो के साथ भी नो का रिलेशन बनाएगा। तो एक तो नो मैंगो और ऑरेंज
ट्रू हो गया। अब एप्पल के साथ इसने नो का रिलेशन बनाया, और जब मैंने यहाँ बताया आपको कि नो बी इज सी होता है तो सम बी इज नॉट बी सी होता है, यानी कि अगर ये नो का रिलेशन बन रहा है तो सम नॉट का भी बनेगा। इसका मतलब ये दोनों रिलेशन पहली स्टेटमेंट से बन रहे हैं, तो पहला इसका स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ सम पपाया इज ऑरेंज है, ठीक है, बीच में पपाया, एक साइड से ऑरेंज है, एक साइड से एप्पल है, तो यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज का सम नॉट का रिलेशन तो बन ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन नहीं हो सकता है। तीसरे पे आइए, तीसरे में भी वही चीज़ दी गई है, यहाँ पे यहाँ ओनली ए फ्यू लिखा था, यहाँ सम लिखा था, डायग्राम तो एक जैसी बनती है, सम वाली बनती है, तो बिल्कुल ये भी ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ओनली का केस आ गया। जब ओनली का केस आ गया, बीच में फिर पपाया है, और एक साइड से एप्पल है, एक साइड से मैंगो है, जैसे यहाँ पे थे। एक बार फिर बना देता हूँ मैं, यहाँ पे ये रहा पपाया, एक साइड से एप्पल का रिलेशन बन रहा है, एक साइड से इसका रिलेशन बन रहा है किसका, मैंगो का, ठीक है, और इसके साथ ऑरेंज क्या है, जिगरी जा रही है। अगर आपको इसकी वेन डायग्राम बनानी हो ओनली पपाया इज ऑरेंज की, तो ऐसे ही बनेगी, ऑल ऑरेंज इज पपाया, ऐसे ही बनेगी, ऑल ऑरेंज बीच में आएगा पपाया। यहाँ पे देखिए दोनों एक एक साइड से हैं, ये कोई इसके थर्ड रिलेशन पे थोड़ी आ रहा है कि बीच में कोई रिलेशन बन रहा है फिर उसके बाद रिलेशन बन रहा है एप्पल का, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है पपाया और एप्पल का। तो जब भी ऐसे रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन बनाएगा, फर्स्ट एलिमेंट जब भी किसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाएगा, तो ऑरेंज जो उसका सेकंड एलिमेंट होगा वो उसके साथ सिर्फ नो का रिलेशन बनाएगा, इसका रिलेशन बनाएगा सिर्फ नो का, और जब नो का बनाएगा तब आगे पता ही आपको सम नॉट भी फॉलो करता है, तो सम नॉट भी आ गया। अब यहाँ से ऑरेंज एप्पल के साथ भी सम नॉट का रिलेशन बना रहा है, एप्पल के साथ भी सम नॉट का रिलेशन बना रहा है, और ऑरेंज यहाँ पे मैंगो के साथ भी सम नॉट का रिलेशन बना रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सम नॉट फॉलो होएगा, क्योंकि नो मैंगो और ऑरेंज वो तो हम बन ही रहा है, और अगर जब नो बन रहा है तो सम नॉट भी बनेगा, अगर नो एप्पल इज ऑरेंज बन रहा है तो सम एप्पल इज नॉट ऑरेंज भी बनेगा, इसलिए दोनों फॉलो होंगे, तो तीसरा भी यहाँ पे फॉलो हुएगा। अब चौथे में चलिए, चौथे में यहाँ पे नो पपाया इज ऑरेंज दे दिया इसने, ठीक है, नो पपाया इज ऑरेंज दे दिया, मतलब अलग हो गया, यहाँ पे सम पपाया एप्पल है, ठीक है, और एक तरफ से एप्पल का, यहाँ पे सम एप्पल और ऑरेंज तो बन रहा है, सम एप्पल और ऑरेंज तो बन रहा है, लेकिन नो मैंगो और ऑरेंज नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो ये सम एप्पल और नॉट ऑरेंज तो यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि ये सम का है, सम पाइन एप्पल और एप्पल, सम पपाया और एप्पल, और नो पपाया इज ऑरेंज। जब भी सम और नो का होता है तो जो सम के साथ होता है वहां से रिलेशन बनता है सम नॉट का, या सम के साथ एप्पल है, सम एप्पल और नॉट ऑरेंज, सम नॉट का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंगो और ऑरेंज का नो का रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो देखो, यहाँ पे पहले मैंगो है, फिर उसके साथ पपाया है, फिर उसके साथ एप्पल है, ठीक है, फिर उसके साथ पपाया के साथ क्या है, ऑरेंज है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ नो का रिलेशन नहीं बन रहा है, मैंगो और ऑरेंज का कौन सा रिलेशन बन रहा है, सम नॉट का, तो इसलिए ये फॉलो नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, नो मैंगोज आर पपाया, सम पाइन एप्पल और एप्पल, और ओनली पपाया इज ऑरेंज, यहाँ पे फिर ओनली आ गया, यहाँ पे देखिए सम नॉट का रिलेशन मैंने कहा था, सम नॉट का नहीं, यहाँ पे देखिए पहले तो हमें वो फिक्स हो गया, एप्पल और ऑरेंज का रिलेशन बनेगा यहाँ पे, क्यों बनेगा, क्योंकि ऑनली का रिलेशन है ऑरेंज का, और पपाया यहाँ पे रिलेशन बना रहा है फिर से एक तरफ से, जैसे बिल्कुल सेम स्टेटमेंट बन गई, यहाँ जितनी है स्टेटमेंट वही है, सम पपाया और एप्पल, जैसे जो थर्ड में थी, और ओनली पपाया इज ऑरेंज, सम नॉट का रिलेशन तो बन रहा है, और यहाँ पे लेकिन दिया हुआ है नो मैंगो इज पपाया है, तो क्या यहाँ पे नो मैंगो और ऑरेंज बनेगा, यहाँ पे देखिए बीच में यहाँ नो का रिलेशन बन रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस मैंगो को नो का रिलेशन बना दूँ ये इस तरह से, तो ये डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है ना पपाया, पपाया डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है मैंगो के साथ 100% नेगेटिव का, तो ऑरेंज तो नेगेटिव रिलेशन बनाता ही बनाता है, वो और कोई रिलेशन नहीं बनाता अपनी जिगरी यारी को सिद्ध करने के लिए। और आप दूसरे तरीके से भी देखें, अगर हम ऑल यहाँ से आप वैन डायग्राम से सही आंसर निकालेंगे, क्योंकि अगर ये पपाया के साथ बना रहा है तो ऑरेंज के साथ भी बना रहा है, क्योंकि ऑरेंज पूरा का पूरा 100% उसके अंदर है, तो वो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं बिना वैन डायग्राम बनाए भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ऑल ऑरेंजेस पपाया बन रहा है, ऑरेंज छोटा है पपाया बड़ा है, और पपाया जो बड़ा जो है वो 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑरेंज को भी फॉलो करना पड़ेगा, उस तरीके से भी आप यहाँ पे सही आंसर निकालेंगे। और यहाँ से बिना वैन डायग्राम के भी ये आपको पता है कि पपाया अगर डायरेक्ट रिलेशन किसी के साथ बनाएगा तो ऑरेंज उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, सिर्फ नो का रिलेशन बनाएगा, तो इसलिए नो ऑरेंज मैंगो भी रिलेशन बिल्कुल यहाँ पे फॉलो होगा, तो फिफ्थ भी इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1, 3 एंड फिफ्थ, यानी कि ऑप्शन थर्ड, option third is the right answer of this question. 1, 3 and 5 statements follow this conclusion appropriately. चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Okay, let's find out the answer of this question. 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a table which is in the shape of concentric circles. Concentric circles क्या होता है? एक सर्कल के अंदर सर्कल को हम बोलते हैं concentric circle. ऐसे यानी कि ये एक सर्कल हो गया, ये अंदर भी एक सर्कल हो गया, सर्कल कम और ये शेप ज़्यादा लग रहा है, सारा से कुछ पहले एक सर्कल हो गया और के अंदर एक सर्कल हो गया, तो इस तरह से हो गया सर्कल. 4 of them आर सिटिंग अराउंड द स्मॉलर सर्कल फेसिंग आउटवर्ड. तो ये हो गया 4 स्मॉलर सर्कल पे और ये आउटवर्ड की तरफ देख रहे हैं, आउटवर्ड हो गया. ठीक है. एंड 4 आर सिटिंग अराउंड द लार्जर सर्कल फेसिंग आउटवर्ड डायरेक्शन. ये भी आउटवर्ड देख रहे हैं जो लार्जर सर्कल पे बैठे हैं. अब दोनों ही आउटवर्ड देख रहे हैं तो मैं ये बना देता हूँ कि इस साइड से अगर चलेगा क्लॉकवाइज तो राइट होगा और इस साइड से चलेगा एंटी क्लॉकवाइज तो लेफ्ट डायरेक्शन. Such that each person sitting around smaller circle are exactly behind the person who is sitting around the outer circle. यानी कि ये कह रहा है कि ये जो पर्सन है ये वाला, जितने भी ये 4 पर्सन एग्जैक्टली बिहाइंड बैठे हैं ये जो लार्जर सर्कल के. यानी कि वो अगर सामने की तरफ देख रहा है, ये अगर किस ईस्ट की तरफ देख रहा है तो ये भी ईस्ट की तरफ देख रहा है. मतलब ये छोटे वाले सर्कल पे जो बैठा है इसको पीठ दिख रही है, बिहाइंड बैठा हुआ है ये. ऐसे ही सब के सब बैठे हैं. कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हो सकता था ये यहाँ बैठा हो, एक यहाँ बैठा हो और एक यहाँ बैठा हो. ऐसा नहीं है, बिल्कुल सामने सामने ही बैठे हैं. ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पे बनाया गया है. दीज पीपल बिलोंग टू 8 डिफरेंट स्टेट्स. 8 डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं ये. कर्नाटका, बिहार, दिल्ली, गोवा, तेलंगाना, सिक्किम, पंजाब एंड असम. बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. सबसे पहले दिया हुआ है ई सिटिंग बिहाइंड द पर्सन हु इज सिटिंग टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ द वन ऑफ द पर्सन हु इज़ फ्रॉम तेलंगाना. ई सिटिंग बिहाइंड, ये बिहाइंड बैठा हुआ है, इसका मतलब ये स्मॉलर सर्कल में बैठा है. तो मान लो ई को मैं कहाँ रखूँ, ई को मैं यहाँ रख लेता हूँ. ठीक है, ये सिटिंग बिहाइंड बैठा है किसके, पर्सन के हु इज सिटिंग टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन तेलंगाना से. यानी कि तेलंगाना ऊपर आ गया, तेलंगाना कहाँ आ गया, यहाँ आ गया. अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड देखते हैं. ई तेलंगाना से रिलेटेड और क्या है यहाँ पे, बी और डी आ गया. उसके बाद फिर से बिहार असम आ गया, फिर कर्नाटका के साथ असम आ गया और फिर असम के साथ ए आ गया. ठीक है, और ए के आगे हु इज़ नॉट इमीजिएट नेबर ऑफ ई. ए का लिखा हुआ है, ये इमीजिएट नेबर नहीं है ई का. मैंने कि ए यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ए फिर यहीं आएगा. ठीक है, तो इस कंडीशन को पढ़ते हैं कि द पर्सन फ्रॉम असम इज सिटिंग टू द इमीजिएट राइट ऑफ ए. इमीजिएट राइट ऑफ ए, तो इसका इमीजिएट राइट क्या होगा, यहाँ पे होगा, तो यहाँ आएगा असम. ठीक है, असम यहाँ आएगा. अब इससे ऊपर हमें क्या पढ़ा था, असम से रिलेटेड पढ़ी थी लाइन की, द स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट हु इज सिटिंग टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम असम. ये असम के इमीजिएट लेफ्ट में कौन है, ए है. ठीक है, तो स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका उसके फ्रंट में बैठा हुआ है, तो कर्नाटका कहाँ आ गया, यहाँ पे ये आ गया कर्नाटका. यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जो कर्नाटका से है वो फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट बैठा है. हु इज सिटिंग टू द इमीजिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम असम, जो इसके इमीजिएट राइट में है, असम के इमीजिएट राइट में. सॉरी, कर्नाटका यहाँ नहीं आएगा, कर्नाटका कहाँ आएगा, इस साइड आएगा. द स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट हु इज सिटिंग टू द इमीजिएट राइट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम असम. इसके इमीजिएट राइट में कौन बैठा है, ये ई. इसके सामने आएगा कर्नाटका यहाँ पे. ये इस लाइन का मतलब कर्नाटका कहाँ ना, यहाँ पे कर्नाटका भी आ गया. ठीक है, और यहाँ पे अब पढ़ते हैं, अब देखते हैं बी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ डी. बी और डी आमने सामने. अब देखो यहाँ पे भी बी डी नहीं आ सकते, यहाँ पे भी नहीं आ सकते, मतलब कहाँ आ सकते हैं, ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले. बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ डी. बी इज आइदर ऑफ बिहार और सिक्किम. बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ डी, फ्रंट मतलब उसके सामने, यानी कि बी जो है बाहरले वाले सर्कल, बड़े सर्कल पे बैठा हुआ है. और बी होना चाहिए या बिहार का या सिक्किम का, लेकिन यहाँ तो आ नहीं सकता बी, ये तो तेलंगाना है. इसका मतलब बी यहाँ आएगा और डी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा. ठीक है, द पर्सन फ्रॉम बिहार एंड असम आर सिटिंग इन द सेम सर्कल. बिहार और असम वाले, तो इसका मतलब असम तो स्मॉलर सर्कल में बैठा है, तो बिहार तो अंदर आएगा, तो बाहर क्या आएगा, सिक्किम. यहाँ कर देते हैं सिक्किम. इसका मतलब बिहार कहाँ आएगा, अंदर आएगा. ठीक है, तो बिहार वाला कौन है हमें पता नहीं है, तो मैं सेंटर में लिख देता हूँ यहाँ पे. उसके बाद एच इज आइदर फ्रॉम पंजाब और गोवा. एच कहाँ से है,
एच या तो पंजाब से है या तो गोवा से है। एंड ही सिटिंग बिहाइंड एफ, बिहाइंड एफ बैठा हुआ है, यानी कि एफ बैठा हुआ है इस छोटे वाले में, यानी कि एफ तो यहीं आएगा, अब यही बचा है यहाँ पे, यहाँ आ गया एफ। ठीक है, और किसके बिहाइंड बैठा है ये, ही सिटिंग एच, सॉरी एच इज आइदर पंजाब एंड पंजाब और गोवा, एंड ही सिटिंग बिहाइंड एफ, यहाँ पे एच आएगा कि बिहाइंड बैठा है ये, यहाँ पे आएगा एच और सीटिंग बिहाइंड एफ, एफ यहाँ आएगा। और ये कब क्या बोल रहा है, एच कहाँ से है, या तो पंजाब से या तो गोवा से। पंजाब वाली बात की हुई है यहाँ पे, द पर्सन फ्रॉम पंजाब इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, इमीडिएट राइट ऑफ एफ यानी कि यहाँ पे, यानी कि पंजाब तो यहाँ पे है, पंजाब तो बड़े सर्कल पर यहाँ पे है, इसका मतलब एच कहाँ से होगा, गोवा से। पंजाब और गोवा लिखा था ना यहाँ पे, एच होगा गोवा से। उसके बाद द पर्सन फ्रॉम दिल्ली इज सिटिंग बिहाइंड जी, दिल्ली वाला बैठा हुआ है किसके बिहाइंड, जी से, तो जी कहाँ आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है इसने ए इज नॉट फ्रॉम बिहार, तो ए बिहार से नहीं है, तो बिहार से क्या होगा, इसका मतलब ए ई होगा बिहार से, कहाँ आ गया बिहार, बीच में से इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, क्योंकि बिहार कहाँ है, ई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दिल्ली ई सिटिंग बिहाइंड जी, दिल्ली सिटिंग बिहाइंड जी, इसका मतलब जी यहाँ आएगा और ए होगा दिल्ली से। ठीक है, जी यहाँ आ गया, दिल्ली सिटिंग बिहाइंड, तो दिल्ली यहाँ आ गया, कि और कोई बीच में भर गया, गोवा भी आ गया, बिहार असम एक यही बचा था, बिहाइंड बैठा हुआ दिल्ली, यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ यही बचा है यहाँ पे, एक ई एच ए डी भी हो गया, एफ जी ई भी हो गया, एक बच गया यहाँ पे कर्नाटका का, कौन सा आएगा, ए बी, सी हमने नहीं लगाया, तो सी हो गया कर्नाटका से। तो इस तरह से हमने ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो कंसेंट्रिक सर्कल का था ये भी सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, क्लब बाय क्लब करके, एक दो तीन इन्फॉर्मेशन को क्लब करके। जैसे हमने पहले इन्फॉर्मेशन ई से स्टार्ट की थी, ई से हमें यहाँ पे क्या मिला था, ई से हमें यहाँ पे मिला था ई तेलंगाना, और ए से हमें यहाँ पे मिला था कि ए जो है इमीडिएट नेबर नहीं है ई का, तो फिर हमें ए से असम मिल गया। ठीक है, असम जब हमें मिला, फिर हमने क्या किया, असम के साथ यहाँ पे दिया हुआ था कर्नाटका को, कर्नाटका को रखा। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को आप पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, उसका एक निष्कर्ष निकाल पाओगे, कंक्लूजन निकाल पाओगे, तो ही आप जल्दी जल्दी से बिना ज़्यादा केसेस बनाए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाने में सफल होगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों आपने एग्जाम में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज सून पॉसिबल। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम। 9 people A B C D E F G H I stay in a society but not necessarily the same order। सोसाइटी में रहते हैं। ऑल ऑफ देम बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री। कौन कौन सी कंट्रीज है? मलेशिया, डेनमार्क, पाकिस्तान, जॉर्डन, नेपाल, भूटान, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। द सोसाइटी हैज़ 9 हाउसेज। तो ये 9 हाउसेज की बात हो रही है यहाँ पे। ओनली वन पर्सन स्टे इन वन हाउस, यानी कि एक तरह से ये फ्लोर वाला ही क्वेश्चन है। द फर्स्ट हाउस इज नंबर 1 एंड द सेकंड इज नंबर 2 एंड सो ऑन एंड द लास्ट हाउस इज नंबर 9। सबसे पहले मैं हाउस बना देता हूँ। 1 2 3 4। मेरा फर्स्ट हाउस कौन सा हो गया? फर्स्ट हाउस इज नंबर 1, ऊपर वाला फर्स्ट हाउस है। 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया 9 हाउसेस। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं आगे स्टेटमेंट्स को। एच बिलोंग्स टू जॉर्डन एंड स्टेज इन एन इवन नंबर हाउस। एच बिलोंग करता है जॉर्डन से और स्टे कहाँ पर रहा है? इवन हाउस पे। इवन हाउस कौन कौन से हैं यहाँ पे? 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। ठीक है, आगे भी एच के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है। चलिए आगे भी पढ़ते हैं। ए स्टेज इन एन इवन नंबर बिफोर द हाउस इन विच एच स्टेज। बिफोर लिखा हुआ है यहाँ पे, बिलो नहीं लिखा। बिलो होता तो इसका मतलब एच ऊपर होता, ए नीचे होता, लेकिन यहाँ बिफोर लिखा है यानी कि पहले, यानी कि ए ऊपर होगा और एच यहाँ पे नीचे होगा, बिफोर। ठीक है, और ए भी इवन में, दोनों इवन में, मतलब ए भी इवन में होगा और एच भी इवन पे होगा। और उसके बाद सम ऑफ हाउस नंबर्स ए एंड एच इज 14, और इन दोनों का सम बन के क्या बनेगा? 14। तो आप देखिए, अब मैं ए को 8 पे तो रख नहीं सकता, ठीक है, 6 पे ही रख सकता हूँ। अगर मैं 6 पे 8 को रखूँ, ए को रखूँगा, तो एच में क्या आएगा? 8 आएगा। अगर मैं इसके ऊपर 4 पे रखूँगा, तो 4 पे अगर रखूँगा तो 10 आएगा। यानी कि 10 तो यहाँ हाउस ही नहीं है। इसका मतलब ऊपर ऊपर में जितना जाऊँगा काउंटिंग बढ़ती जाएगी, तो वो नहीं हो सकता पॉसिबल। एक ही केस पॉसिबल है, 6 और 8, यानी कि 6 पे आएगा ए और 8 पे आएगा एच। ठीक है, ये और एच का हमें दिया हुआ है, एच पे क्या है? जॉर्डन। एच पे जॉर्डन भी आ गया। उसके बाद द वन हु बिलोंग्स टू चाइना स्टेज इन द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस पे चाइना है, यानी कि ये यहाँ पे आ गया फोर्थ हाउस पे चाइना। उसके बाद ई स्टेज इन सेकंड हाउस एंड बिलोंग टू पाकिस्तान। सेकंड हाउस यानी कि ई आ गया यहाँ पे और बिलोंग करता है पाकिस्तान से। द वन हु बिलोंग्स टू इंडिया स्टेज इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस पे इंडिया है, इंडिया को यहाँ रख लेंगे। उसके बाद ए डज नॉट बिलोंग टू नेपाल। ए नेपाल से बिलोंग नहीं करता, तो नेपाल को यहाँ कैंसिल कर देते हैं। देर आर 2 हाउसेज बिटवीन द हाउस इन विच द पीपल हु बिलोंग टू भूटान एंड जॉर्डन में 2 हैं। नीचे तो आ नहीं सकता, जॉर्डन में ऊपर ही आएगा 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? भूटान। ये आ गया यहाँ पे भूटान। उसके बाद सी बिलोंग्स टू डेनमार्क एंड स्टेज इन द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस मैंने बोला था ये है, सी यहाँ पे। और क्या, कहाँ से बिलोंग करता है ये? डेनमार्क से। ये हो गया यहाँ पे डेनमार्क। उसके बाद देर आर 3 हाउसेज बिटवीन द हाउस इन विच सी एंड जी स्टे। सी एंड जी, 1 2 3, जी आ गया यहाँ पे। डी स्टेज इन हाउस इमीजिएटली आफ्टर आई। इमीजिएटली आफ्टर आई वाला यही है, डी आ गया यहाँ पे। देर इज वन हाउस बिटवीन द हाउस इन विच एफ एंड जी स्टे। जी यहाँ पे है तो एफ यहाँ आ गया। एफ डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। एफ इंडिया से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो इंडिया पहले ही वहाँ पे रखा हुआ, तो यहाँ पे इंडिया क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। द वन हु बिलोंग्स टू मलेशिया स्टेज इन द लास्ट हाउस। मलेशिया लास्ट हाउस ये था, 9 नंबर उसने कहा था लास्ट, ये आ गया मलेशिया यहाँ पे। और ठीक है, अब एक ही बच गया यहाँ पे, कौन सा बच गया? ए, बी नहीं लगाया मैंने यहाँ अभी तक, तो बी आ जाएगा लास्ट पे। ठीक है, अब नेपाल यहाँ पे नहीं आ सकता, तो नेपाल यहाँ आएगा, और कहीं नेपाल आया ही नहीं। नेपाल आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? कौन सा कंट्री रहेगी? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को हम रख देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया दोस्तों। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, जिसमें सिंबल दिए जाएंगे और उनके मतलब दिए जाएंगे, तो उसके बेसिस पे आपको एक्सप्रेशन दी जाएगी, या आपको एक्सप्रेशन को पूछा जाएगा, या एक्सप्रेशन से आपको जो है आंसर डिडक्ट करना होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को वहाँ पे आपके सामने दिया जाता है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इंडिकेट, इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन इंडिकेट करती है कि एम इज वाइफ ऑफ एस। एम क्या होगा, वाइफ होगी एस की। तो अब यहाँ पे देखिए एम कहाँ कहाँ है, पहले पहले ये एम यहाँ पे, एम के आगे वाला सिंबल देखते हैं हम कौन सा है। यहाँ पे एम के आगे प्लस है, प्लस और एंड है और कोई नहीं है यहाँ पे। तो प्लस का मतलब मदर है, मतलब एम वाइफ मतलब फीमेल है। हम एक्चुअली में जेंडर चेक कर रहे हैं। एम यहाँ पे प्लस का मतलब भी फीमेल है, तो इसका मतलब प्लस भी आ सकता है। और एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब यहाँ पे सिस्टर है, यानी कि यहाँ भी फीमेल है, तो मतलब प्लस और एंड दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए हम पहले में देखते हैं। अब प्लस का मतलब है क्या है, यहाँ पे प्लस का मतलब है मदर। तो एम अगर मदर है एन की, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पहली एक्सप्रेशन को देखिए। एम यहाँ से अगर मदर है एन की, और ये एन का फिर क्या होना चाहिए, ये एन का भाई या बहन होना चाहिए। और फिर जब भाई और बहन होगा, और आगे क्या होना चाहिए, इसका सन होना चाहिए, तभी ये इसकी वाइफ बनेगी, है ना। जो ये इसकी वाइफ तभी बनेगी जब ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। एन और जे या तो भाई होंगे या बहन होंगे, या भाई बहन होंगे, तो ही। और आगे जाके अगर ये फादर बनेगा, यानी कि ये परसेंट का मतलब फादर होना चाहिए, तभी तो ये अगर भाई बहन बीच में होंगे, और ये इनकी मदर है, वो ये उनका फादर है, तो तभी ये आपस में फिर एक कपल होंगे। इसलिए चेक करते हैं कि ये क्या, ये एंड यहाँ पे क्या है। एंड का मतलब है सिस्टर, मतलब कि बहन, बहन है ये। और एंड परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब सन। सन का मतलब क्या हुआ, एस उसका फादर हुआ, तो इसका मतलब यही होगा इसका आंसर, कि एम इसकी क्या होगी, वाइफ होएगी। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा यहाँ से पता चल गया बिना ट्री बनाए। यहाँ पे देखिए एम अगर वाइफ होनी चाहिए एस की, तो एम से, और यहाँ पे एम का मदर से रिलेशन स्टार्ट हो रहा है, तो जिसकी ये मदर होगी आगे, अगर या तो वो डायरेक्ट उसका आगे होना चाहिए, सन होना चाहिए, ठीक है। अगर बीच में एक नहीं होता, ये डायरेक्ट एस होता है इसके साथ। एक बेसिक वे में देखते हैं इसको, अगर मान लो एम प्लस एन है, ठीक है, और सीधा एस होता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये एम मदर है, तो ये तो इसका सन होना चाहिए या फिर डॉटर होनी चाहिए, तो ही ये एम और एस सीधा बन जाएंगे। इसको इन्होंने थोड़ा सा बीच में और स्ट्रेच कर दिया, बीच में एक और एक एक्सप्रेशन डाल दी, और फादर यहाँ बना दिया, यानी कि भाई बहन जोड़ दिए। कोई भाई बहन इन्होंने जोड़ दिए यहाँ पे, तो कोई आंसर बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम बिना इसको फैमिली ट्री बनाए ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन ढूंढ सकते हैं डायरेक्ट ही, पहले नहीं भी दी हो तो भी हम कौन सी दी होगी उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में भी। अगर आपको चेक करना है, एम क्या दी हुई है, यहाँ पे सिस्टर दी हुई है, ठीक है। एम सिस्टर दी हुई है इसकी, जे की। अब एम जे की सिस्टर है, मतलब कि ये सेम जनरेशन है। जे आगे क्या है, जे फादर है, ये फादर है एन का, यानी कि एम और एन सेम जनरेशन के हो गए, ठीक है। एम और एन सेम जनरेशन के हो गया, और एन आगे ब्रदर है, इसका मतलब एम एन और एस सेम जनरेशन के हो गए। और ये है क्या, ये एम, ये दोनों अगर एम और आई है, और ये आगे ब्रदर है, तो मतलब ये सिबलिंग्स ही हैं सारे चल रहे। ये बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला देख लो, अगला एम के साथ एम मदर है यहाँ पे, क्या एम मदर है, तो ये ऊपर वाली में देखो, यहाँ पे यहाँ फादर होना चाहिए था। ऐड का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रदर, ब्रदर तो बन गई ये। एम के बाद एम मदर थी जे की, तो जे का आगे भाई या बहन होना चाहिए था, तो वो आगे अगर सन या डॉटर होती तो बन जाता। मतलब यहाँ एंड की जगह परसेंट होना चाहिए था, ये यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम के बाद फिर से एम मदर है। एम अगर मदर है, अब यहाँ पे डायरेक्ट एस दे दिया, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था, अगर एम एन एस होता तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे, अगर एम को एस के साथ वाइफ दिखाना है, एन को यहाँ पे या तो डॉटर बना देते या तो सन बना देते, ठीक है। यहाँ डॉटर डॉलर भी आ सकता था, एम एन के बाद डॉलर ऐसा आ जाता, या तो एन के बाद क्या आ जाता, परसेंट ऐसा आ जाता। तो ना ही यहाँ पे परसेंट है, ना ही यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे एंड है। तो एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रदर है। ये सब क्या चल रहे हैं, एस, इसका मतलब ये एम इसकी भी मदर होगी एस की, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ चुके हैं। विच व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू एस्टैब्लिश एन इज फादर इन लॉ ऑफ पी इन द एक्सप्रेशन। एन को यहाँ बोला गया फादर इन लॉ होना चाहिए पी का, ठीक है। एन फादर इन लॉ होना चाहिए पी का, तो एन के आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, एन फादर है ओ का, ठीक है। एन फादर है ओ का और पी का फादर इन लॉ होना चाहिए। इसका मतलब ओ और पी आपस में क्या होने चाहिए, कपल होने चाहिए, स्पाउस होनी चाहिए। तभी अगर वो एक का फादर है और दूसरे का फादर इन लॉ, तभी बनेगा जब वो आपस में क्या होंगे, कपल होंगे। तो कपल के लिए तो यहाँ पे वाइफ का हमने देखना है यहाँ पे कि हैश है, और कोई हो ही नहीं सकता, वाइफ का एक ही हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हैश आएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हैश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि जब किसी का वाइफ ऑटोमेटिकली होता है कि अगर यहाँ पे बाकी हम किसी का भी एस का जेंडर नहीं बता सकते क्या है, लेकिन एक एक्सेप्शन में यही एक ऐसा सिंपल होता है वाइफ का, जहाँ हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि अगर आर वाइफ है, इसका मतलब आर का जेंडर क्या है, अगर फीमेल है तो एस का जेंडर क्या है, मेल है। तो इसलिए इसका आइदर और कभी कंडीशन बन ही नहीं सकता। हमेशा यहाँ पे वाइफ का अगर ऑप्शन होगा तो एक ही होगा, हैश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स कह रहा है जो नीचे दी है ट्रू है, या ऑप्शन कहीं कौन सा ऑप्शन ट्रू है। द एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई एंड जेड स्टार ए परसेंट बी इज डेफिनेटली ट्रू, मतलब ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली ट्रू है। तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ट्रू होगा। पहला दिया, हम इससे क्या करेंगे, सबसे पहले जेंडर चेक करेंगे कि कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। वाई इज ब्रदर ऑफ बी, वाई को ब्रदर बोला गया है। एंड का मतलब यहाँ पे, अब इसका मतलब ये मेल है, तो क्या वाई मेल है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। एंड का मतलब सिस्टर होता है, इसका मतलब वाई फीमेल है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एक्स इज फादर ऑफ जेड, एक्स के आगे प्लस दिया हुआ है, यानी प्लस का मतलब यहाँ पे मदर है, तो ये ऑप्शन भी फ्लॉप हो गया। ए इज ब्रदर ऑफ जेड, ए इज ब्रदर ऑफ जेड, ए के आगे क्या दिया हुआ है, परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है, सन, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद बी इज सन इन लॉ ऑफ एक्स, बी के बारे में, बी बिल्कुल एंड में है। अगर परसेंट का मतलब वाइफ होगा तो ही हम बता सकेंगे इसका, नहीं तो नहीं बता सकेंगे। और वाइफ यहाँ पे हैश है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। एक्स इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, एक्स के आगे प्लस दिया हुआ है, ग्रैंड मदर, प्लस का मतलब होता है मदर, इसका मतलब फीमेल, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ जेड। पहला देखो यहाँ पे ए और जेड तो इकट्ठे ही लिखे हैं, जेड के आगे क्या दिया हुआ है, फादर। जेड फादर है ए का, तो जेड अगर फादर है ए का तो ए ब्रदर कैसे हो सकता है, ये अब भी नहीं होगा। इसका मतलब लास्ट ही बचा है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर होना चाहिए। एक्स इज ग्रैंड मदर ऑफ ए। और यहाँ से आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, एक्स मदर है वाई की, ठीक है, एक्स मदर है वाई की, और वाई आगे क्या है, सिस्टर है एस की, ठीक है। वाई सिस्टर है जेड की, सॉरी, वाई सिस्टर है जेड की, और जेड आगे क्या है, जेड के आगे स्टार दिया हुआ है, स्टार यानी कि फादर है, ठीक है, ये फादर है ए का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स, एक्स यहाँ पे मदर होगी, मदर के बाद यहाँ पे आ गया वाई, तो वाई के आगे एंड है, यानी कि एक्स मदर है वाई की, वाई और सिस्टर है, तो ये आगे फादर में, यानी कि और जनरेशन नीचे नीचे चलेगी। ये होगी अपर जनरेशन, ये होगी आगे, ये आ गया नीचे लोअर जनरेशन पे। तो देखिए ये पहली ये जनरेशन, दो जनरेशन का गैप आ गया, इसका मतलब एक्स क्या होगी यहाँ पे, ग्रैंड मदर ही होगी। यही इसका सही आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं कि मैंने एस बी आई क्लर्क मेंस की जितने भी हमने सेशंस किया उसकी प्ले लिस्ट भी मैंने बना दी है, जिसमें आप जाके टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपकी जो है कोई बिल्कुल भी परेशानी ना हो।
और एक चीज़ और दरख्वास्त करेंगे आपसे कि डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।